नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पिछले तक हमने आर्टिकल 39 कंप्लीट किया। आज एक नया आर्टिकल राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत ही एक नए आर्टिकल 40 पर डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व यानी क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी ये बोला जाता है, ठीक है, याद रखोगे आप, डीपीएसपी बोला जाता है। क्या कहता है आर्टिकल 40? आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार देगा, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार देगा जिससे वे स्वशासन की इकाई बन सके। ठीक है, राज्य, वापस देखो, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार देगा जिससे वे स्वशासन की इकाई बन सके। ठीक है, कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार देगा जिससे वे स्वशासन की इकाई बन सके, ठीक है, स्वशासन की इकाई बन सके। ये हुआ आर्टिकल 40, याद रखोगे आर्टिकल 40। कई बार है ना पूछा जाता है कि आप जानते हो कि संविधान के निर्माण में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी उस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, गांधी जी का संविधान के निर्माण में कोई रोल नहीं था। फिर भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान का, पूरे भारतीय संविधान में गांधी जी के बारे में या गांधी जी की जो सोच थी उसको देखते हुए और गांधी जी जो चाहते थे उसको देखते हुए कहाँ, किस आर्टिकल में गांधी जी की सोच देखने को मिलती है? तो कहते हैं कि आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के बारे में कहते थे कि अगर गांव का विकास होगा तो देश अपने आप विकास होगा। तो आर्टिकल 40 को गांधी जी, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का से संबंधित माना जाता है। लिख सकते हैं इसको, नोट लगा लिखे, अनुच्छेद 40 को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से संबंधित माना जाता है। यानी आपको आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी के विचारों को देखने को मिलता है, महात्मा गांधी क्या चाहते थे उन विचारों को देखने को आर्टिकल 40 में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 40 में देख सकते हो, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी नीति निर्देशक तत्वों में। अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य सभी लोगों को रोजगार व शिक्षा व सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा व सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, साथ ही कह दिया कि राज्य बीमारों, बेरोजगार, बुजुर्गों और निःशक्तों को सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मैंने अभी बोला बीमारों को सहायता उपलब्ध कराएगा। आप देखते हो कि आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो, आपको हॉस्पिटल में एक पर्ची कटवानी पड़ती है,
पहले तो पर्ची के कुछ पैसे लगते थे, आजकल उस पर्ची को भी राजस्थान सरकार के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान सरकार द्वारा आजकल हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर कोई किसी भी प्रकार की पर्ची का भी पैसे नहीं लगते, उसके पहले 5-10 रुपये लेते थे, वो हटा दिया। मतलब गरीबों को एक तरीके से फ्री एकदम इलाज फ्री होता है। जिस इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। साथ ही जो दवाइयाँ हैं राजस्थान सरकार द्वारा, तो स्पेशली वैसे कई राज्यों ने किया है ऐसी प्रावधान, लेकिन स्पेशली राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जो लोग होते हैं लोगों के लिए दवाइयाँ निःशुल्क कर दी गई है। तो दवाइयाँ फ्री हैं, जांचें फ्री हैं, तो कई चीज़ें एकदम निःशुल्क कर दी गई है। तो बीमारों के लिए कर रखा है। फिर बेरोजगारों के लिए आप जानते हो कि एक बेरोजगारी भत्ता आता है, ठीक है। जैसे ही आप BA BCom या BSc कंप्लीट कर लेते हो, आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद में आपको भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता। वो भी इसी आर्टिकल 41 का ही उदाहरण है, ठीक है। फिर बुजुर्गों के लिए आप समझते हो, बुजुर्गों को जो जिनकी उम्र 60 साल से क्रॉस हो चुकी है उन्हें पेंशन दी जाती है, वृद्धा पेंशन दी जाती है, ठीक है। बाद में निःशक्त जो लोग होते हैं, निःशक्त यानी दिव्यांग भाई बंधु, अपने दिव्यांग भाई बंधु है, फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए अलग से आप समझते हो कि उनको अलग से व्यवस्था करवाई जाती है। उनको पहले साइकिल दी जाती है जो अच्छे से हाथ से चला सके, फिर उनको एक गाड़ी दी जाती है, इलेक्ट्रिक बाइक दी जाती है। तो ऐसी सुविधाएं चली जाती है जिससे क्या हो कि राज्य में सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, शिक्षा मिल सके, शिक्षा सहायता उपलब्ध हो सके। साथ ही जो राज्य में बीमार हैं, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं और निःशक्त जन हैं, उन्हें सहायता उपलब्ध करवा सके, ठीक है। तो आर्टिकल 41 हम लिख सकते हैं कि राज्य सभी लोगों को राज्य सभी लोगों को रोजगार, राज्य सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा, राज्य सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा व सहायता उपलब्ध करवाए। ठीक है, राज्य सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा व सहायता उपलब्ध कराएंगे। तथा इसी में लिखना, नोट लगा के लिख सकते हो, आर्टिकल 41 में ये भी उल्लेखित है कि मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 41 में ये भी उल्लेखित है कि राज्य बीमारों, बेरोजगारों, बुजुर्गों और निःशक्तों की वो सहायता उपलब्ध कराए। राज्य बीमारों, बेरोजगारों, आगे लिखेंगे बुजुर्गों तथा निःशक्त समझे, फिजिकल हैंडीकैप्ड निःशक्तों को सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, समझ आए क्या कहना चाहते हैं आर्टिकल 41? लिख लीजिए आराम से इस चीज को, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो आर्टिकल 41 ये भी कहता है कि आप ये करेंगे, लेकिन आर्टिकल 41 में ये भी उल्लेखित है कि राज्य अपनी आर्थिक जो सामर्थ्य है उसको भी ध्यान में रखेगा, आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो ये भी नोट लगा के लिख सकते हैं कि राज्य ये सभी सुविधाएं या व्यवस्थाएं अपनी आर्थिक सामर्थ्य
विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, लिख लिया होगा आपने। दो चार बार इन क्लासों को देखें आप, दो चार बार देखोगे ना ये चीजें याद हो जाएगी। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस भाषा है, लिखने बोलने का तरीका नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। इनको आराम से आप घर पे आराम से बैठ के लिखें दो चार बार और आपको ये चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल 41 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 ये कहता है कि राज्य सभी नागरिकों कार्य कि न्याय संगत मनोवांछित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे आप समझते हो कि देखो एक बार मान लो इस क्षेत्र में नरेगा का काम चल रहा है, थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करूँ। ये एक तरीके से नरेगा का वो क्षेत्र है जहाँ काम चल रहा है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कभी कोई भाई बंधु अगर नरेगा में काम चल रहा है उस समय वहाँ गया हो तो आपने देखा होगा कि इस साइड में अलग से एक टेंट की सुविधा होती है। ठीक है, टेंट की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर क्या होता है ठंडा पानी व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है, टेंट के नीचे दरियाँ बिछाई जाती है। ठीक है, साथ ही ये क्यों रखे जाता है पता है आपको? ताकि जो मजदूर लोग आते हैं, आप समझते हो कि इन जो मजदूर होते हैं नरेगा में महिलाएं भी होती है, महिलाएं भी इनमें होती है, तो उन महिलाओं को, क्योंकि उनके साथ में आप समझते हो कि उनके साथ में उनके बच्चे भी होते होंगे, तो उन बच्चों को भी कुछ रहने के लिए जगह, पीने के लिए पानी, ये व्यवस्थाएं करते हैं सरकार। ठीक है, और आप देखो जैसे भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप चले जाओ या फिर किसी भी कहीं भी चले जाएंगे आप जहाँ पर काम होता है, काम चलता है, तो वहाँ देखोगे कि आप जैसे आप प्राइवेट किसी कंपनी में जाके देखें, जो वर्कर होता है, आप देखो पानी की व्यवस्था वहाँ उचित रूप से होती है, वहाँ पर छांव की व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो भी वर्कर काम करता है उनके लिए अलग से कैबिन ना होकर तो छांव तो कम से कम होनी चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं की जाती है। तो साफ साफ ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 42 ये कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को कार्य की न्याय संगत मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, राज्य सभी नागरिकों को कार्य के अनुरूप न्याय संगत व मनोवांछित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 42 और क्या लिखा है? जैसे आपने देखा होगा एक मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूता सहायता, मतलब अगर कोई महिला किसी कंपनी में काम करती है, किसी प्राइवेट संस्था में या मनरेगा में कहीं भी काम करती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको आप समझते हो कि लास्ट के जब मंथ आते हैं उसमें उनको घर पे रेस्ट करना होता है ताकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, तो उनके लिए एक प्रसूता सहायता दी जाती है। मतलब हर किसी को एक प्रसूता सहायता, ताकि वो आने वाले जो बेटी है, अपना बच्चा है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करवा सके। तो जो प्रसूता सहायता दी जाती है ना, उसका आधार भी आर्टिकल 42 ही है। तो राज्य में जो भी प्रसूता सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उसका आधार भी 42 ही है। तो हम ये देख सकते हैं, नोट लगा के लिखना है इस चीज को। क्या लिखोगे कि इसमें ये उल्लेखित है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली प्रसूता सहायता भी इसी का आधार है। यूं लिख दो, राज्य द्वारा
दी जाने वाली प्रसूता सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ, प्रसूता सहायता, प्रसूता सहायता का आधार भी अनुच्छेद 42 ही है। ठीक है, समझ आया? लिख लिख। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 43 क्या कहते हैं। आर्टिकल 43 ये कहता है कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह हेतु वेतन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। मतलब क्या आप समझते हो कि आजकल क्या है कि ये तो शुरू से प्रचलन में है कि अगर कोई भी मजदूर है तो उसकी एक दिहाड़ी फिक्स होती है, उनका टाइम फिक्स होता है कि 9 बजे आएंगे, 6 बजे बाद काम नहीं करेंगे, तो उनका वो टाइम पीरियड है। साथ ही मैं अगर मजदूर हूँ, अगर मैं इतना काम करता हूँ, इतने दिन 9 बजे से 6 बजे तक काम करता हूँ, तो मुझे 400, 500, 600 जो भी मेरी दैनिक वेतन है, मेरा दिन का जो वेतन है वो मुझे दिया जाए। तो उसको लिखा गया 43 में कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो वेतन डिसाइड होते हैं ना मजदूरों के, ये भी उसका भी आधार 43 ही है। ठीक है, और क्या लिखा है कि आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य में जो भी कुटीर उद्योग है उनकी स्थापना को बढ़ावा देगा आर्टिकल 43 के तहत। तो आप इसमें नोट लगा लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 43 के तहत राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 43 कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 43 ए बी बाद में करते हैं आराम से। ठीक है, वापस देख लो 42 क्या कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को कार्य के अनुरूप न्याय संगत व मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 42 कहता है। 42 ये भी कहता है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली जो प्रसूता सहायता है, मैटरनिटी रिलीफ है, उसका भी आधार आर्टिकल 42 ही है। फिर 43 क्या कहता है कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, उनको स्थापना को राज्य सरकार बहुत बढ़ावा देती है। जो भी घरों में आप समझते कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग मतलब हर घर में आजकल कुटीर उद्योग कार्यरत है। पहले भारत में ये कुटीर उद्योग की परंपरा बहुत प्राचीन है, इसीलिए इन कुटीर उद्योगों के कारण, अधिकता के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि इन्हीं उद्योगों से क्या है कि भारत में हर घर में एक निश्चित धनराशि अर्जित हुआ करती थी पहले के समय में। आज भी क्या है कि भारत में ये जो कुटीर उद्योग है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि हर घर में महिलाएं पापड़ उद्योग करते हैं, बड़ी उद्योग का काम करती है, और भी कई सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग बनाए रखती है। कोई बंदेज का काम करती है, कोई लहंगे बनाने का काम करती है। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग करती रहती है महिलाएं। तो राज्य कहता है कि इन जो भी कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग है, इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हमेशा आगे आती है। उसका आधार भी आर्टिकल 43 ही है। ठीक है,
ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A वही दिमाग में आना है। 43A, ए भी कौन सा? बड़ा है, कैपिटल। जहां भी आपको कैपिटल A to Z दिखे, क्या समझना है कि आर्टिकल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 43A कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन और उनमें कामगारों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। राज्य उद्योगों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, जितने भी उद्योग होते हैं, चलते हैं छोटे मोटे, उनके मैनेजमेंट में कामगारों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। कामगारों की भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में कामगार, जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो भी लेबर होते हैं, उनकी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम करता है आर्टिकल 43A। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया? 43A को जोड़ा कब गया, पूछा जाए कब जोड़ा गया? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने वाला, भारतीय संविधान का इंदिरा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होने वाला आर्टिकल यानी संविधान संशोधन, वो था 42वां। तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1977 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा जोड़ा गया। ये हुआ 43A। ठीक, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 43B। क्या कहता है आर्टिकल 43B? आर्टिकल 43B कहता है कि राज्य जितने भी सहकारी संस्थाएं होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना को बढ़ावा देगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मान लो, जैसे आप समझते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी, जैसे राशन जो भी मिलता है, जो 2 रुपये में बीपीएल वालों को राशन दिया जाता है, इन छोटी छोटी संस्थाओं को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सहकारी संस्थाएं, इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हमेशा आगे रहती है। तो क्या कह सकते हैं कि राज्य सरकार या राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। दिमाग में आया कि 43 सर ने बी लिखा है। बी मतलब जुड़ा तो बाद में है, बिल्कुल बाद में जुड़ा है। कि 43B के बारे में बताऊं तो कहते हैं कि इसको जोड़ा कब गया? तो जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो कहते हैं कि ये हुआ 2012 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस 97वां संविधान संशोधन को थोड़ा सा, इसमें क्या क्या प्रावधान है उनको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आराम से स्क्रीनशॉट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए।
देख लिया। चलिए इन फ्यूचर हमें इस चीज को आगे जब और पढ़ेंगे तो और डिटेल से समझेंगे। तो पहले यही देख लो कि इस 97वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ। 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या क्या हुआ इसमें। देखो 97वें संविधान संशोधन में लगभग 4 बातें जोड़ी गई थी, 4 आर्टिकल जोड़े गए थे, 4 परिवर्तन किए गए थे। क्या क्या थे देखिए। पहले तो इस 97वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद जोड़ा 19(1)(c) जोड़ा गया। अब मैंने ये पढ़ा चुका हूं मैं, तो इन चीजों को आप आराम से बैठ के पुराने नोट्स, पुरानी कॉपियां, पुराने वीडियोस देख के आराम से देख लेना कि आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसी के तहत अभी मैंने बताया कि एक अनुच्छेद जोड़ा 43B, आर्टिकल 43B जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। और क्या हुआ, और इसके तहत क्या हुआ कि एक आर्टिकल आपका आता है कि अनुच्छेद 243, एक आर्टिकल आता है कि 243, जिसके तहत आर्टिकल 243 ZH से, आर्टिकल 243 ZT तक, आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, और क्या हुआ, इसी के तहत एक नया भाग जोड़ा गया, भाग संख्या थी जिसका भाग नंबर था भाग 9B। ठीक है, तो पूछा जाए भाग 9B कब जोड़ा संविधान में, तो वो जुड़ा 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत। ठीक है, इसके तहत ये प्रावधान हुआ। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। ये 97वां संविधान संशोधन आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा। मैं सीधा 97वां संविधान संशोधन लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि 97वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।